चलिए, लास्ट क्लास में हमने जो चैप्टर बात की थी वो था आपका मार्केट, मतलब बाजार के बारे में बात किया था। और हमने बताया था कि बाजार दो तरह के बाजार आपके होते हैं। एक बाजार कौन सा था? ऑर्गेनाइज मार्केट और अनऑर्गेनाइज मार्केट, मतलब संगठित बाजार और आपका असंगठित बाजार। जिसमें हमने ऑर्गेनाइज मार्केट में या संगठित बाजार में हमने दो मार्केट के बारे में आप लोगों से चर्चा की थी। तो ऑर्गेनाइज मार्केट में दो था, एक था आपका मनी मार्केट और दूसरा था आपका कैपिटल मार्केट। ठीक है, तो दो आपके मार्केट थे, मनी मार्केट और आपका कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट के बारे में मैंने आपसे कहा था कि ये मार्केट कैसा है? शॉर्ट टर्म मार्केट, एक ऐसा मार्केट जिसकी वैलिडिटी कितनी रहती है? 1 ईयर की या 1 साल के लिए रहती है। ठीक है, इसको हम फाइनेंशियल मार्केट भी बोलते हैं। इसको लिख लीजिएगा, इट इज आल्सो नोन एज इसको हम वित्तीय बाजार के नाम से भी कहा जाता है। इन दोनों मार्केट को हम फाइनेंशियल मार्केट के अंदर भी रखते हैं। ठीक है, ये दोनों बाजार आपके मतलब मुद्रा बाजार और पूंजीगत आपका बाजार है, ये दोनों बाजार आपके वित्तीय बाजार के अंतर्गत आपके आते हैं। कैपिटल मार्केट कैसा था आपका? लॉन्ग टर्म मार्केट। ठीक है, लॉन्ग टर्म मार्केट है, इसकी वैलिडिटी क्या होती है? मोर देन 1, मतलब 1 साल के लिए, 1 साल से ज्यादा। चलिए, पिछली क्लास में हमने कुछ सेगमेंट पे बात किया था, आपको याद होगा, जो मनी मार्केट के थे। एक को बोलते हैं कॉल मनी मार्केट, एक को बोलते हैं हम ट्रेजरी बिल, और तीसरा शायद हमने बात नहीं किया था, हमने दो ही टॉपिक बात किया था, कॉल मनी मार्केट और आपका ये। तो जो लोग प्रीवियस क्लास में नहीं आए थे वो उसको लिख लीजिएगा। अच्छा, कैपिटल मार्केट को कौन करता है? सेबी करता है। कौन करता है? सेबी। इसी कौन करता है? आरबीआई। ध्यान रखिएगा, मतलब जो इनकी नियामक संस्थाएं जो हैं, जो इनको रेगुलेट करती है, पूरे बाजार को, दाम को कंट्रोल करती हैं, वो संस्थाएं कौन कौन सी हैं? एक है आरबीआई, दूसरा क्या है? सेबी। क्लियर है यहाँ पे? चलिए, अब हमने पिछली क्लास में कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल की बात किया था। ठीक है, इसको हिंदी में कॉल मनी ही बोलेंगे, इसका हिंदी में भी इसको कॉल मनी के नाम से ही इसको कहा जाएगा। कॉल मनी के 3 टाइप्स के मनी होते हैं। ठीक है, 3 तरीके के आपके कॉल मनी आपके होते हैं। कौन बताएगा इसके बारे में, कॉल मनी के बारे में? 3 टाइप्स के मनी के बारे में कौन बताएगा मुझे? ठीक है, चलिए ठीक है जी। रजनी बताओ, बताओ रजनी, आप बताओ, वो तो जनता ने बताया। और क्या क्या होता है, क्या इनकी कुछ वैधता होती है? बस शांत शांत। गायत्री जी बैठी हैं, बताइए गायत्री जी। सर, कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी। कॉल मनी 1 डे की होती है और नोटिस मनी 2 to 40 डेज और टर्म मनी 15 to 30 डेज। 30 डेज। चलिए, कोई बात नहीं। पिछली क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को, कॉल मनी जो होता है वो 1 दिन के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है नोटिस मनी, ये जो होता है आपका 2 से 14 दिन के लिए होता है। उसके बाद आपका आता है टर्म मनी, इसको 15 से 364 दिन के लिए कहा जाता है। ठीक है, ये इस प्रकार के हमारे कॉल मनी होते हैं। कॉल मनी, अगर आपको 1 दिन के लिए पैसा लेना है,
ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉल मनी बोलेंगे। और आपको उससे ज्यादा दिन के लिए पैसा लेना है, उसको हम क्या बोलेंगे, नोटिस मनी, जिसकी वैधता 2 दिन से 14 दिन की आपकी होती है। उसके बाद आपकी आती है टर्म मनी, जिसकी वैधता 15 से 364 दिन की होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, टर्म मनी के नाम से कहा जाएगा। तो ये आपके अलग अलग यहाँ पे जिसके बारे में बात कर रहे हैं। चलिए, अब यहाँ पर हमने जैसे पढ़ा कि कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, तो आखिर ये कॉल मनी जितना भी सिस्टम है, अगर उसकी बात कर रहे हैं, पूरा प्रोसेस आपका है, तो ये डिमांड कौन कर रहा है, सप्लाई कौन कर रहा है, ये भी तो कोई होगा। और क्यों ये लिया जा रहा है आखिर में, वाई वी नीड कॉल मनी, हमें कॉल मनी की जरूरत हमें क्यों है। चलिए, कौन बताएगा, सुष्मिता। बैंक, क्यों, वाई, बैंक को पैसे जरूरत क्यों पड़ेगी। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने कि सीआरआर और एसएलआर को मेंटेन करने के लिए, याद करिएगा जब मैंने आपसे कहा था कि अगर एसएलआर ज्यादा डिप कर जाता है, चला जाता है, तब इस तरीके से व्यवस्था आरबीआई द्वारा बनाई गई। ठीक है, सप्लाई कौन करेगा फंड को, कौन बताएगा, वंदना जी है यहाँ पे, वंदना जी बताइए, जी बताइए, आवाज नहीं आ रही मुझे, बताइए। सप्लाई कौन करता है, इस पैसे को सप्लाई कौन करता है, डिमांड बैंक कर रहा है, क्यों कर रहा है, सीआरआर एसएलआर को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, सप्लाई कौन कर रहा है, बैंक्स, बस बैंक ही करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी करती हैं, और म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, जितने भी हमारी वित्तीय संस्थाएं होती हैं, इनको हम गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं में जोड़ा जाता है आपका। तो ध्यान रखिएगा, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी और आपके बैंक, ऐसे बैंक जिनके पास पैसा क्या ज्यादा है, वो इस बाजार में क्या करते हैं, आपको धन को एक तरीके से संचय करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। जिसके पास ज्यादा होता है उससे हम ले लेते हैं, जिसके पास कम होता है उसको दे देते हैं। समझ में आ रहा है यहाँ पे, ये कॉन्सेप्ट था पिछली क्लास में। चलिए, अब बात करते हैं ट्रेजरी बिल के बारे में, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं राजकोषीय बिल। राजकोषीय बिल के नाम से कहा जाता है ट्रेजरी बिल के। ट्रेजरी बिल कितने प्रकार के होते हैं और इनको कौन जारी करता है, कौन बताएगा इसके बारे में, अंजलि जी। नहीं पता, आप बताइए। आरबीआई जारी करता है, किसके बिहाफ पे करता है, भारत सरकार। भारत सरकार के बिहाफ पर ट्रेजरी बिल को कौन जारी करता है, यहाँ पे आरबीआई उसको जारी आपका करता है। ठीक है, चलिए ठीक है। अगला ये है कि ट्रेजरी बिल कितने प्रकार के होते हैं, श्रेया सक्सेना, कौन कौन से होते हैं, 91, 182, 64 डेज के लिए। अगर ऐसा होता तो आरबीआई की वेबसाइट से क्यों लिखती, मैं मानता हूँ कि उसमें लिखा होगा, लेकिन उसके बाद निरस्त करने के बाद चीज जारी की जा सकती है, आए ना। अगर ऐसा होता तो आपने तो आरबीआई वेबसाइट देखी थी ना उस दिन, नहीं आपकी बात मानता हूँ, तो उसमें तथ्य भी है ना। अगर ऐसा होता, आरबीआई एक संस्था है जो पूरे भारत के वित्तीय बाजार को चला रही होती है, अगर ऐसा होता तो आता नहीं, इसका मतलब उसके बाद जारी कर दिया होगा उसको। ठीक है, चलिए उसके बाद डीएफएचआई, क्या था डीएफएचआई, डिस्काउंट फाइनेंस। अच्छा, इसका रोल क्या था डीएफएचआई का, डीएफएचआई, अच्छा ये ट्रेजरी बिल कैसे मिलते हैं, मतलब 100 रुपये चीज 100 रुपये मिलती है। डीएफएचआई का एक संस्था है जो इन संस्था को कम ब्याज दरों पे चीजों को मुहैया कराती है। तो ये है आपका, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, आपका ट्रेजरी बिल और कॉल मनी मार्केट। तो ये हमने पढ़ा था पिछली क्लास में इन सब के बारे में। अब डालिएगा आगे, लिखिएगा कॉमर्शियल पेपर, वाणिज्य पत्र, कॉमर्शियल पेपर, वाणिज्य पत्र।
कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर होता क्या है तो समझिएगा। कॉमर्शियल पेपर आरबीआई द्वारा सन 1990 में इसकी शुरुआत की गई। इट स्टार्टेड ऑन 1990। 1990 में शुरुआत की गई थी कॉमर्शियल पेपर की। कॉमर्शियल पेपर के बारे में ये कहा जाता है कि इसके जरिए कंपनियों को कम अवधि का एक ऋण या लोन मुहैया कराया जाता है। थ्रू कॉमर्शियल पेपर कंपनीज आर गेटिंग शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है, कंपनियों को। लेकिन ये उन्हीं कंपनी को मिलेगा जिनकी पास पूंजी जो होगी या कैपिटल जो होगी कम से कम 4 करोड़ रुपए। ध्यान रखिएगा, कॉमर्शियल पेपर उन्हीं कंपनी को मिलेगा जिनके पास पूंजी कितनी होगी, 4 करोड़ या 4 करोड़ उनकी कैपिटल होगी, ठीक है। अब बात आती है कि कॉमर्शियल पेपर जारी कौन करता है, कौन इसको लेता है। तो इतना तो क्लियर है कि कॉमर्शियल पेपर जारी होते कंपनियों की रेटिंग। जैसे आपको सुना होगा कि आप जानते हैं कि व्यक्तिगत हम सबकी रेटिंग होती है, पता है आप लोगों को? हम जितने भी यहाँ बैठे हैं हम सबकी रेटिंग होती है। अगर आपने बैंक से ऋण ले रखा है या क्रेडिट कार्ड ले रखा है, लोन ले रखा है, तो आपकी भी व्यक्तिगत रेटिंग चलती है। अगर आप टाइम से पैसा नहीं जमा करते हैं तो उसमें आपकी रेटिंग घटाई जाती है। क्या आप जानते हैं उस रेटिंग को क्या कहा जाता है? इंडिविजुअल, व्यक्तिगत की। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उस रेटिंग को? एनपी तो वो होता है जब आप नहीं दे पाते हो, उसके बाद रेटिंग बनती है आपकी। आपके पास आपने 1 महीने की किस्त, ऐसा किस्त बनती है आपकी, ईएमआई बनती है, या फिर आपको कोई क्रेडिट कार्ड का बिल आपका जनरेट होता है और वो बिल आपने समय से नहीं जमा किया, तो आपका स्कोर बढ़ेगा घटेगा? घटेगा। तो क्या आप जानते हैं कि व्यक्तिगत मतलब हमारी और आपकी, हम सबकी जो एक इंडिविजुअल रेटिंग बनती है, उस रेटिंग को किस नाम से जाना जाता है? क्रेडिट स्कोर तो बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? सिविल स्कोर। जब आप किसी बैंक में आप जाओगे, आप अपने पास जब ये बैंक में जाओगे, बैंक हमेशा आपसे पूछेगा कि आपका सिविल स्कोर क्या है। ध्यान रखिएगा, जब आप किसी भी बैंक में जाएंगे या किसी क्रेडिट कार्ड की अप्लाई करेंगे, हमेशा आपसे बैंक पूछेगा कि आपका सिविल स्कोर क्या है। सिविल स्कोर के बिहाफ पर आपकी गणना की जाती है, उस आधार पर आपको लोन कितने अमाउंट को देना होता है, उस आधार पर दिया जाता है। सिविल की फुल फॉर्म क्या है? सिविल फुल फॉर्म है क्रेडिट, इसको इंग्लिश में ही पढ़ा जाएगा, इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड मतलब व्यक्तिगत हो चाहे वो कोई भी कंपनी, इसके पास पैन कार्ड है, पैन कार्ड समझते हैं? पैन कार्ड फुल फॉर्म क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है, पैन कार्ड। तो आपके पैन कार्ड से जितने भी आप बैंकों से ऋण लेते हो, क्रेडिट कार्ड लेते हो, उसका सारा डेटा जो होता है आपके पैन कार्ड में लिस्टेड होता है। इसलिए आप किसी भी लोन के अप्लाई करते हो, कहीं भी आप जाते हो, आपके लिए पैन कार्ड मस्ट है। बिना पैन कार्ड के आपको लोन नहीं मिलता। तो पैन कार्ड के जरिए एक तरीके से आपको ऋण मुहैया कराया जाता है और उसी आधार पर आपका सिविल स्कोर जारी किया जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये बात हो रही है व्यक्तिगत, मतलब हम सबकी अगर बात करेंगे तो आपका क्रेडिट कार्ड के माध्यम से चीजों को यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, पैन कार्ड के माध्यम से सिविल स्कोर आपका बनाया जाता है। बात क्लियर हो गया? लेकिन अगर कंपनियों को पैसे की जरूरत होगी, कंपनियों को, तो वो कहां से पैसा निकालेंगी? उनके लिए क्या रेटिंग होता है? तो उनके लिए रेटिंग होता है कॉमर्शियल पेपर। क्लियर है? इंडिविजुअल की बात करेंगे, व्यक्तिगत की बात करेंगे तो क्या होगा? सिविल। अगर हम कंपनियों के बारे में बात करें तो क्या होगा? ठीक है, तो कॉमर्शियल पेपर उनके जारी होता है जिनकी नेट वर्थ कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 4 करोड़। मतलब न्यूनतम जो पूंजी है वो कितनी होना चाहिए उनके पास? 4 करोड़ रुपए, तभी वो एलिजिबल होंगे इसके लिए, ठीक है। दूसरी बात, कॉमर्शियल पेपर को एक शब्द कहा जाता है, अंदर कॉमर्शियल पेपर को एक शब्द कहा जाता है जिसको बोला जाता है, ये जो पेपर है वो एक तरीके से निगोशिएबल है। निगोशिएबल शब्द सुना आप लोगों ने? यहां कितने कॉमर्स के विद्यार्थी हैं? आपने पढ़ा तो होगा निगोशिएबल एक्ट। कहाँ छुपे बैठे हैं? जी मैडम, पढ़ा था आपने?
बिल्कुल याद नहीं है। कितने ने पढ़ा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? सर पढ़ा है लेकिन याद नहीं आ रहा? 12th में पढ़ा। चलो ठीक है। निगोशिएबल है, निगोशिएबल मतलब होता है ट्रांसफरेबल, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर देना, उसको हम क्या बोलते हैं? निगोशिएबल। ठीक है। दूसरी बात, इनको जारी कौन करता है? तो इनको जारी करता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, वो संस्थाएं जो विश्वव्यापक रूप से मतलब वर्ल्ड के लेवल पर, और हम कहें कि इंटरनेशनल लेवल की रेटिंग जारी करती है, जो आरबीआई से लिस्टेड है, वो कॉमर्शियल पेपर जारी करती है। जैसे अगर मैं बात करता हूं, आपने सुना होगा संस्था एक और है फिच, सुना है? S&P, फिच, मूडीज, S&P, ये संस्था कितने लोग पहली बार सुन रहे हैं? फर्स्ट टाइम, कभी नहीं सुना आज तक? कोई बात नहीं, घबराइए मत, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, ये संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इंटरनेशनल लेवल की संस्थाएं हैं, और ये जो संस्थाएं आपकी काम करती हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर अपनी रेटिंग जारी करती हैं। ये भारत की भी रेटिंग जारी करती है। पता आपको भारत की जीडीपी की क्या ग्रोथ रेट है, उसको भी यहाँ पर इन संस्थाओं द्वारा इनको जारी किया जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो? क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा कि जैसे व्यक्तिगत के लिए क्या जारी होता है, और आपसे पूछा जाए कि इंडिविजुअल के लिए कौन जारी करता है, क्या स्कोर होता है, वैसी कंपनियों के लिए क्या जारी होता है। ये बात क्लियर है? ठीक है। अब क्योंकि ऐसे कहा कि ये शॉर्ट टर्म लोन है, ये कैसा लोन है? शॉर्ट टर्म लोन है, मतलब कम अवधि के लिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा कंपनी को जो उधार मिलेगा वो 364 दिन का उधार मिलेगा। ठीक है। अब कंपनी क्या करती है, जैसे मान के चलिए कि मेरी कोई कंपनी है और मेरी कंपनी का एक कॉमर्शियल पेपर जारी कर दिया है, और किसी भी एक ऐसी संस्था जो आरबीआई से पंजीकृत है उसके द्वारा एक तरीके से रेटिंग दे दी कि भाई आपकी रेटिंग ये है, A1 हो, A2 हो, B2 हो, ये हर कंपनी की रेटिंग का हिसाब किताब अलग अलग यहाँ पे होता है। समझे में आ रहा है इतना? ठीक है। चलिए, दूसरी बात यहाँ पर ये है कि जैसे ही ये बाजार में जाएगा कि मुझे पैसे की जरूरत है, तो ये अपनी रेटिंग पेपर दिखाएगा। ये क्या करेगा, इसको पैसा तो मिलेगा, पैसा मिलेगा, लेकिन बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी सिक्योरिटी के। जैसे आप जानते हैं पर्सनल लोन, पर्सनल लोन जानते हैं, सबको मालूम है, इसको बोलते हैं पीएल। अगर आप निजी तौर पर बैंक से ऋण लेते हैं, वही बैंक आपको देगा जहां पर आपका वेतन का खाता है। पता आपको, जहां आपका सैलरी का अकाउंट है, वो बैंक आपको आसानी से पर्सनल लोन आपको दे देगा। लेकिन इसके आधार पर अगर हम बात करते हैं, उसी तरीके से अगर आप किसी बैंक से क्रेडिट कार्ड लेते हैं, आप क्रेडिट कार्ड अगर लेते हैं, तो क्या क्रेडिट कार्ड में बैंक के पास कुछ देते हो जमा करने के लिए? नहीं देते ना। बैंक ने आपकी सैलरी के या आपके सोर्स ऑफ अमाउंट की जो पैसा आपके पास आ रहा है, उस आधार पर आपको एक कार्ड इशू कर दिया। अब आपकी कितनी बनती है लिमिट? 1 लाख बनती है, 2 लाख बनती है, 3 लाख बनती है, ये डिपेंड करता है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। ठीक है। वैसे ही कॉमर्शियल पेपर के बिहाफ पर कंपनियों को उधार मिलता है। क्या मिलता है? दे गेटिंग द लोन फ्रॉम द कॉमर्शियल पेपर। ठीक है। उनको क्या मिलेगा? यहाँ पर उधार यहाँ पर दिया जाएगा, जिसकी वैधता कितनी होगी? 1 साल के लिए, मतलब 7 दिन से लेकर 364 दिन के लिए यहाँ पर उनको कंपनियों को उधार दिया जाता है। द कंपनीज आर गेटिंग द फंड फ्रॉम द, यहाँ पर मार्केट से पैसा उनको दिया जाता है। ठीक है। आरबीआई ये क्वेश्चन 2020 के यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कॉमर्शियल पेपर के बारे में। ठीक है, अभी आपको बताऊंगा, क्वेश्चन दे दूंगा आपको। दूसरी बात ये है कि कितना लोन मिलेगा, ध्यान रखिएगा, कितना लोन मिलेगा, तो उसकी लिमिट है 5 लाख, 5 लाख या इसके मल्टीपल्स, 5 लाख या इसके मल्टीपल जो है, यहां पर क्या मिलेगा उनको? लोन यहाँ पे मिलेगा। जैसे 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, मतलब 5 लाख या उसके मल्टीपल्स के आधार पर उनको यहाँ पे लोन मिलेगा। कितने लोगों के पास समझ में नहीं आई? दोबारा समझाओ। नहीं आया? और कोई
नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं। सबसे पहले ये समझ काउंसिल पेपर क्या होता है, कौन जारी करता है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। जो क्रेडिट रेटिंग संस्थाएं होती हैं वो यहाँ पर आपको काउंसिल पेपर को जारी करती हैं, ठीक है। इसके बाद किन के लिए जारी किया जाएगा? जिनके पास कितनी पूंजी होना चाहिए? 4 करोड़। उन्हीं के लिए जारी किया है जिनकी पूंजी 4 करोड़ कम से कम होना चाहिए। न्यूनतम पूंजी आपकी 4 करोड़ होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इसकी कितनी वैधता होती है? ठीक है। और इसके आधार पर इन्हीं को क्या मिलता है? बाजार से ऋण मिलता है। बाजार से क्या मिलता है इनको? लोन या ऋण यहाँ पर इनको दिया जाता है, जो 5 लाख या इसके मल्टीपल या इसके गुणा, जैसे 5 लाख 10 लाख 15 लाख इस तरीके से इनको बाजार से लोन मिलता है, ठीक है। अब इनको एक शब्द और पाया जाता है, अब इनको कहा जाता है अनसिक्योर प्रोमिसरी नोट। अनसिक्योर, सिक्योर नहीं है। जिस कंपनी को आपने पैसा दिया है वो कंपनी लायबिलिटी उससे लिख के देगी कि मैं आपको वादा करता हूं। प्रॉमिस का मतलब क्या होता है? वादा। तो वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ बात आ रही है कंपनियों के बारे में, बात यहाँ पे आ रही है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि अनसिक्योर प्रॉमिसरी नोट है, मतलब इसमें कंपनी आपको लिख दी कि मैं आपको इस तारीख को इतना पैसा वापस कर दूंगा, ठीक है। लेकिन कंपनी आज चल रही है, कल को कंपनी ये हो सकता है, एनीथिंग कैन पॉसिबल इन द मार्केट, बाजार में कुछ भी हो सकता है। उस बेस में क्या होता है कि अगर कंपनी अपने पैसा समय से नहीं चुकाती है तो उसकी रेटिंग भी घटा दी जाती है। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे आप लोग, जैसे किसी ने अगर बैंक से लोन लिया, समय से नहीं चुकाया, तो बैंक क्या करता है? उसकी रेटिंग कम कर देता है। वैसी कंपनियों की भी रेटिंग घटा दी जाती है। आज से 2-3 साल पहले एक कंपनी का एक इशू आया था, इसका नाम था ILMFS। एक कंपनी है, इसका नाम है ILMFS, सुना है आप लोगों ने? 2019 में बहुत बड़ा प्रकरण आया था शुरुआत में। ये कंपनी के पास 1,35,000 करोड़ का उधार था। कितने का था? हाँ जी। अब आप सोच रहे होंगे कितने जीरो होते होंगे इसमें, ठीक है। 1,35,000 करोड़ का इस कंपनी के पास उधार था। ये कंपनी करती क्या थी? आपसे पैसा लिया, किसी और में लगा दिया। अब आपको पैसा तभी देगी जब यहाँ से पैसा आएगा। इस कंपनी की लगभग 27 सब्सिडीज कंपनी थी, 27। जैसे तमिलनाडु की पूरे पावर इस कंपनी के पास थी। जो भारत का, एशिया का सबसे बड़ा टनल बनने जा रहा है, जोजिला टनल, जो श्रीनगर से लेह को जोड़ेगा, उसका कंस्ट्रक्शन ये कर रहा था। LIC की फंडिंग इसके पास थी, तमाम विदेशी कंपनियों की फंडिंग इसके पास थी। अब हुआ क्या कि इसने सबसे पैसा लिया और जब पैसे देने की बारी आई तो नहीं चुका पाई। ये कंपनी शेयर मार्केट से नहीं थी, लेकिन एक तरीके से कहा जा रहा है इस कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने यहाँ पर क्या किया? घपला किया। जब समय से पैसा देना था, पैसा ना देके उन्होंने उस पैसे को कहीं और इस्तेमाल करना शुरू किया, जिस वजह से कंपनी की जो देनदारी थी, जो लायबिलिटीज थी, वो क्या हो गई? बढ़ती चली गई। और नहीं देने चक्कर में क्या हुआ? कंपनी को घाटा झेलना पड़ा। बस सीधी बात है, अगर कोई इंसान आपका पैसा वापस ना करे तो क्या दोबारा पैसा उसको दोगे आप समय से? क्या कह दोगे? भैया पैसा ही नहीं, ये तो होगा। ऐसे ही बाजार चलता है विश्वास पर। इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट है विश्वास। अगर कोई भी बाजार में विश्वास कोई तोड़ता है, कस्टमर का विश्वास टूटता है, सिंपल सी बात है, वो एक तरीके से क्या होगा? उसको कहीं धक्का पहुंचेगा, साल धक्का पहुंचेगा। उसकी उसी स्तर पे क्या होगा? कहीं ना कहीं कंपनियों की भी ऐसी असर होता है। जैसे आप सुनते होंगे कि इस कंपनी के शेयर प्राइसेस नीचे धड़ाम से गिरे, आता अखबारों में, या इतने ऊपर गए। उसका रीजन ये होता है कि अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा लगाते हैं, और उस आधार पर कंपनी रिटर्न्स आपको नहीं देती है, इस समय से पैसा नहीं करेगी, तो सिंपल सी बात है, आपको धक्का लगेगा। यस और नो? मेरी बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? ठीक है। तो वैसे ही इस कंपनी के पास लगभग कई हजारों करोड़ का उधार था, नहीं चुका पाए।
जिस वजह से इसकी रेटिंग चली गई नेगेटिव में। आज आपको काम करना है, इस कंपनी के बारे में पढ़कर आना है, ठीक है। ILNFS कंपनी के बारे में पढ़कर आएगा ताकि आपको पता चले कि आखिर में इस कंपनी के बारे में क्या क्या चर्चाएं हैं, क्या क्या हुआ था, ठीक है। इसकी मैं एक वीडियो डाल दूंगा मैं आपसे, अगर मैं पढ़ा होगा तो वीडियो में आपको मैं डाल दूंगा, लेकिन पढ़ के जरूर आएगा, ठीक है। एक CNBC आता है जो शेयर मार्केट को पूरा देखता है कि उछाल हो रहा है या नीचे जा रहा है, तो आपको क्लियर आपका हो जाएगा, ठीक है। उस वजह से क्या हुआ, इसकी रेटिंग क्या होगी, नीचे चली गई आपकी। पॉइंट क्लियर है आपको, यस और नो, ठीक है, क्लियर है। तो इनको इससे कहा गया अनसिक्योर, कि पैसा लगा दिया, पैसा समय से नहीं मिले, इसलिए इसको अनसिक्योर कहा गया। सबसे ज्यादा सिक्योर क्या है, तो वो है आपका ट्रेजरी बिल, यानी रखिएगा। मोस्ट सिक्योर क्या है, सबसे ज्यादा सुरक्षित क्या है आपका, सुरक्षित क्या है, ट्रेजरी बिल, क्योंकि उसमें भारत सरकार है, तो लोग आंख बंद करके विश्वास कर लेंगे कि सरकार थोड़ी जा रही है, कोई कंपनी जा सकती है, सरकार थोड़ी जा रही है, सरकार तो नहीं है, क्लियर है। तो धन के सबसे ज्यादा सिक्योर क्या है आपका, ट्रेजरी बिल है, राजकोषीय है, और अनसिक्योर क्या है आपका, कॉमर्शियल पेपर। क्लियर है यहाँ पे, यस और नो। इसके बारे में जो जानकारी है वो मैं भेज दूंगा, ठीक है, इसकी PDF भेज दूंगा, आपको लिख लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, कोई पूछना है यहाँ पे कॉमर्शियल पेपर आपको, ठीक है, चलिए। रब कर दूं, ILFS की फुल फॉर्म है, अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस कंपनी, पुरानी कंपनी है। उसके बाद इसमें बोर्ड ऑफ मेंबर चेंज किया गया था। उदय कोटक जानते हैं, उदय कोटक नाम सुना है आपने, कोटक महिंद्रा बैंक सुना है, उन्हीं का बैंक है। तो देखिए होता क्या है, ये पूरा बाजार चलता है ट्रस्ट पे, विश्वास पे। जैसे किसी में कोई आप सामान खरीदते हो, अगर उस सामान पे टाटा लिखा हुआ है, एक विश्वास बनता है अंदरूनी। मैं जनरली बात कर रहा हूँ आप लोगों से, ऐसे नहीं। आप किसी बाजार आप जाते हो, उस पर लिखा हो टाटा, तो एक अंदर विश्वास होगी टाटा की चीज़ें अच्छी होगी, हाँ या ना। या जियो हो, रिलायंस का नाम हो, अगर उसमें कंपनी का नाम लिखा होता है तो पता कि कंपनी का नाम है, ठीक है, तो ये विश्वास में चलता है, ठीक है। तो कंपनी इस तरीके से व्यक्तिगत चलती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है आपका, लिखेगा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। जमा प्रमाण पत्र, देखिए जितने भी हम पढ़ रहे हैं ये सारे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है, वो पढ़ रहे हैं जिनकी वैधता 1 साल के लिए, ठीक है। अब तो जो भी हम काम कर रहे हैं वो सारे जितने भी 1 साल वाले हैं, ठीक है। अगला आपके सामने है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इसको हम क्या बोलते हैं, जमा प्रमाण पत्र। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी इसको जारी कौन करता है, दिखेगा कौन जारी करता है, इशू बाई बैंक्स, बैंक और वित्तीय संस्थाएं, बैंक और वित्तीय संस्थाएं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। उसके बाद लिखेगा इट परचेज बाई, इनको कौन खरीद सकता है, इट परचेज बाई, इनको कौन खरीद सकता है, इंडिविजुअल व्यक्तिगत, और बिजनेस कॉर्पोरेट कंपनीज,
बिजनेस कॉर्पोरेट कंपनीज, बिजनेस कॉर्पोरेट कंपनीज, कॉर्पोरेट कंपनीज होती हैं बिजनेस कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट को कॉर्पोरेट ही कहेंगे, ठीक है, हिंदी इंग्लिश में की बात रहता है, बिजनेस कॉर्पोरेट कंपनीज, ठीक है, ये यहाँ पे खरीदते हैं, सॉरी इनके द्वारा इनको खरीदा जाता है। अब बात यहाँ पे आती है कि सीडी होती क्या, इसको बोलते हैं सीडी, कॉमर्शियल पेपर को बोलते हैं सीपी, ये शॉर्ट टर्म है, सीपी सीडी ऐसे कहा जाता है इनको, और ट्रेजरी बिल को बोलते हैं टी बिल, ट्रेजरी बिल को क्या बोलते हैं, टी बिल के नाम से कहा जाता है। देखिए सीडी के बारे में कहा जाता है, सीडी इश्यू बैंक इसलिए करते हैं क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में पढ़ाया था कि बैंक को क्या मेंटेन करना होता है। अभी तक कितने लोगों को ये दो शब्दावली को अभी तक समझ में नहीं आया, सीआरआर एसएलआर, अभी तक समझ में नहीं आया? और कितने लोग हैं सीआरआर एसएलआर वाले? आप हो, आप क्लास में आए थे उसमें जब मौद्रिक नीति क्लास पढ़ाई जा रही थी, याद नहीं आ रहा है? आप आए थे क्लास में? कोई बात। और बाकी लोग क्लियर सीआरआर एसएलआर? इधर क्लियर है? तो क्यों ये उधार में आए हो क्या? बताओ तो कम से कम मुझे। क्लियर सबको? बाकी सबको क्लियर है सीआरआर एसएलआर? चलिए तो इसका जवाब, ठीक है, सीआरआर एसएलआर के बारे में बात करते हैं। सीआरआर को बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, नकद राजस्व अनुपात। देखिए इसमें क्या होता है, मैं दोबारा इसको क्लियर कर देता हूं। सीआरआर देखिए, जब तक आपको मॉनेटरी पॉलिसी समझ में नहीं आएगा इस चैप्टर में समझ नहीं पाओगे, क्योंकि इस चैप्टर का बेस जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी चैप्टर है जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। इसलिए इस चैप्टर को समझने के लिए आपको मॉनेटरी पॉलिसी चैप्टर को ढंग से समझना पड़ेगा। उसमें जो भी रेट्स हमारे हैं सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, इनको हमें बाकायदा समझना पड़ेगा। जैसे मैं आपसे कहा सीआरआर के बारे में, सीआरआर इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। अब ये क्या होता है कि बैंक के पास जितना भी पैसा आपका आया, कितना पैसा आया, जो भी बैंक पैसा आया, क्या आता है, एनडीटीएल। याद आ रहा है एनडीटीएल? क्या होती फुल फॉर्म एनडीटीएल की? नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज। तो नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज के नाम से कहा जाता है, उसको एनडीटीएल के नाम से हम यहाँ पर बोलते हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि एनडीटीएल को बोलते हैं नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज के नाम से कहा जाता है, मतलब वो पैसा जो बैंकों के खातों में जमा होता है, करंट अकाउंट, सेव अकाउंट, आरडीएफडी, ये खाते सबने सुने होंगे, सब जानते हैं खातों के बारे में। अब इन खातों में बैंक जमा हुआ पैसा आपका जितना हुआ हमें नहीं मालूम, तो उसका कुछ हिस्सा जो होता है बैंक को देना होता है, किसको, आरबीआई, ठीक है। तो सीआरआर कहाँ जाएगा आपके पास, आरबीआई के पास जाएगा, ठीक है। सीआरआर का मतलब ये है कि जो भी बैंक के पास पैसा आएगा उसका कुछ हिस्सा जो होगा वो आरबीआई के पास जाएगा, किसी फॉर्म में जाएगा, किसके उसमें जाएगा, कैश या नकद, कैश कहें या नकद कहें, उसके में जाएगा, ठीक है। अब क्लियर हो सबको, जनता जनार्दन, अब क्लियर है सबको? देखिए अगर आपको समझ में नहीं आएगा तभी आप आगे समझ पाओगे, अगर आपको सीआरआर जब तक समझ में नहीं आएगा आप तभी समझ पाओगे। क्लियर हो सबको, ठीक है। एसएलआर क्या होता है? हाँ जी बोलिए, क्या हो गया? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। देखिए इसमें क्या कहता है, आरबीआई ये कहता है कि भाई यहाँ पर बैंक को ना खुद अपने पास रखना है, अपने पास, जैसे आपसे कहा कि आपको अपनी पॉकेट में रखना है, समझ में आ रहा है लोगों को, आपको अपने पास रखना है, आपको खुद रखना है, ठीक है। तो किसकी फॉर्म रख सकते हैं हम यहाँ पे, कैश के, गोल्ड के या गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अच्छा ये जो होता है 18% से कितना चल रहा है, इतना, कम से कम इतना, मैक्सिमम 40%, इससे कम नहीं, इससे ज्यादा। क्लियर हो गया? पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? ठीक है चलिए। तो इसलिए देखिए जब तक आप ये नहीं समझेंगे आपको समझ में चैप्टर नहीं आएगा, ये बेस है, ठीक है। तो जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उनको रिवीजन करते रहिए साथ साथ, ताकि आपका बेस जो है मजबूत आपका हो जाए, ठीक है। चलिए
अब अगली बात है सीडी। सीडी क्या होता है? इसको कौन इशू करता है? बैंक्स करते हैं। और कौन करता है इनको? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये इनको इश्यू करते हैं, ठीक है। और इनको कौन खरीद सकता है? व्यक्तिगत या जो कंपनीज है, बिजनेस कॉर्पोरेट हाउस हैं, वो इनको यहाँ पर इनको खरीद सकते हैं, ठीक है। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि बैंक को बेचते हैं, क्योंकि बैंक को क्या मेंटेन करना होता है? सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर और एसएलआर को मेंटेन करना होता है, इससे यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। वही कहानी है कि आप बैंक के पास जमा करेंगे डिस्काउंट फॉर्म में और पूरा पैसा मिलेगा आपको जब आपकी वैधता पूरी होगी। याद आ रहा है? मैंने समझा था लास्ट क्लास में ट्रेजरी बिल के बारे में। डिस्काउंट फॉर्म वाला क्लियर सबको? किसको क्लियर नहीं डिस्काउंट वाला पॉइंट? सबको क्लियर है? चलो ठीक है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो मिलते हैं सीडी के बारे में बात कर रहे हैं और इनकी जो टर्म होता है 1 लाख या इसके मल्टीपल्स, 1 लाख या इसके गुणा, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, आप जैसे चाहे इसमें बैंक में निवेश कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा सीडी पर लोन नहीं मिलेगा। लिख लीजिएगा, सीडी पर लोन नहीं मिलता है। बैंक जितनी सिक्योरिटीज हैं, अगर आपने बैंक से एफडी करा रखी है आपको लोन मिल जाएगा, लेकिन सीडी पर लोन नहीं मिले। लिख लीजिएगा बैंक, ये लिखिए पहले, इसको लिखिए कितने अमाउंट जारी होता है? 1 लाख या इसके मल्टीपल। तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख ऐसे ही जारी किया है इन्हें। वर्ड क्लियर सबको? यस और नो? दूसरी बात, सीडी के आधार पर बैंक ऋण मुहैया नहीं कराता है। On the basis of CDs, banks do not offer the credit. CD के आधार पर बैंक ऋण मुहैया नहीं करा। इसको लिख लीजिएगा। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा सर्टिफिकेट है, कौन सा ऐसा जमा राशि है जिसके जरिए बैंक आपको लोन नहीं मुहैया कराएगा। तो आंसर क्या होगा? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है, या जमा राशि का प्रमाण पत्र, ठीक है। क्योंकि ये ऑटोमेटिकली रिडीम हो जाता है, इसलिए इस पे नहीं मिलता। क्लियर है? यहाँ पे इसकी वैधता कितनी होती है? 7 दिन से 364 दिन की क्या होती है इसकी वैधता होती है। टाइम पीरियड कितना होता है? 7 दिन से 364। अभी तक कितने लोगों को ये बात अब तक क्लियर नहीं हुई, समझ में नहीं आई? हाँ, मेंटेन करना पड़ता है, उसमें ही बैंक इश्यू करते हैं। आप पैसा दोगे ना, कैश में दोगे, और कैश दोनों में आता है, सीआर में भी आता है, एसआर में भी आता है। सीडी तरीके से एक सर्टिफिकेट है। जैसे मान लिया आपने 1 लाख रुपए का सीडी बना, बैंक ने कहा कि आप मुझे 90,000 दो, मैं आपको 1 लाख का सीडी दे दूँ, ठीक है। अभी 1 लाख कब बनेंगे? जब बैंक की पूरा होगा 1 साल बाद। जितने दिन आपको समझ में आ गया? हाँ, कोई डाउट? अभी जो पढ़ाया मैंने उसको डाउट आ रहा पूछ सकते हैं यहाँ पे। रजनी डाउट? उधर वालों को दृष्टि कोई डाउट? पक्का? इधर देवियों कोई डाउट यहाँ पे? नहीं डाउट? आपको आ रहा में? अच्छा ठीक है। इधर सॉरी, देखिए सर्कुलेट की तरीके से मनी में सर्कुलेट करने की इकोनॉमी को कैसे सर्कुलेट किया जाए। पैसा आपके पास है, सरप्लस है ना, आप चाहोगे इन्वेस्टमेंट में कहीं करूं, बैंक को नीड है, क्यों नीड है बैंक को क्या मेंटेन करना है। तो अगर बैंक के पास ऐसे आइटम तेरे पैसे इकट्ठा हो रहा है तो क्या जा रहा है? इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है, इसलिए ठीक है। क्लियर है? शीतल राजपूत क्लियर आपको? हाँ जी, आगे चलें। क्लियर हो गया? चल अब डालेगा कैपिटल मार्केट। देखिए चीज थोड़ी टफ है, टिपिकल धीरे टिपिकल होंगी। मैं पहले आपसे कहा था
कि जैसे हम आगे बढ़ेंगे चीजें टिपिकल होंगी, हो रही क्या? तो इसलिए थोड़ा सा बेस जो पहले हमने पढ़ रखा है उसको मजबूत करके पढ़िए, तभी आप इनको समझ पाएंगे। क्योंकि ये जो चलता है इकोनॉमिक्स ऐसा जो तथ्यों पे चलता है, जिससे हम कहानी नहीं जोड़ सकते हैं। कहानी जोड़ते हैं किसी कंपनी के नाम पे, वो कंपनी जहां पे आपका ध्यान बिल्कुल नहीं होता है। ये कौन सा पेज होता है? हटाओ उसको। होता है ना कि आप बिजनेस न्यूज़ कितने लोग पढ़ते हैं बिजनेस न्यूज़? बहुत कम लोग। मैं किसी की बुराई नहीं बात कर रहा, जनरली बात है, क्योंकि किसी का ध्यान नहीं, बिजनेस न्यूज़ पे ध्यान नहीं होता है कि सेंसेक्स उछला, सेंसेक्स नीचे गया, ये क्या होता है सेंसेक्स, ठीक है? होता ही है, शेयर बाजार में उछाल हुई, हमने ये मालूम है बाजार में सब्जी महंगी मिल रही है, ये हमारी इंपॉर्टेंट ज़्यादा है कि आज उन्हें वहाँ हम गए, अब रक्षाबंधन आने वाला है, उसके लिए हम मिठाई वहाँ महंगी दे रहा है ये, ठीक है? तो यही सारे कॉन्सेप्ट चलते रहते दिमाग के अंदर, ठीक है? तो ये अलग है, लेकिन इकोनॉमिक्स चीज़ ही ऐसी, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था चलती है आधार पे है, इसलिए इनको हमें समझना जरूरी है। आई थिंक मनी मार्केट चैप्टर सबको क्लियर है, ठीक है? आगे चलते हैं, चलो। कैपिटल मार्केट, पूंजीगत बाजार, एक ऐसा बाजार जिसकी वजहता लॉन्ग टर्म है। तो यहां रोल आता है सेबी का, जिसका रोल आता है सेबी। सेबी सुना होगा आप लोगों ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है? इसके अलावा दो स्टॉक एक्सचेंज है यहाँ पर, बीएससी और एनएससी। सुनाइए, शेयर मार्केट में उछाल, शेयर मार्केट में धड़ाम से गिरे शेयर प्राइसेस। व्हाट इज बीएससी एंड एनएससी? स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और एनएससी क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आज लग रहा है कि आप लोगों को चीजें ऐसे लग रहा है बाउंसर ज्यादा जा रही हैं, ऐसा है क्या? मतलब ऊपर से जा रही है क्या? देखिए मेरी कोशिश ये कि आपको आराम से समझाऊं ताकि उसको कनेक्ट आप कर सको आसानी से, पॉइंट टू पॉइंट को। तो कोशिश मेरी ये रहेगी, लेकिन कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स को मैं बदल नहीं सकता। मैं अब वो चीज़ है तो है, इनको मेरे हाथ में ऐसा चीज़ नहीं है मैं उसको बदल दूँ। हाँ, थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा समझने के लिए। आप उनको जब समझोगे तो आप लोग के लिए ही आसान होंगी, ठीक है? तो देखिए दो एक्सचेंज है, बीएससी और आपका एनएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है? जब हम बात करते हैं इसके बारे में बात करते हैं, इसके दो तरह के मार्केट होते हैं। एक होता है प्राइमरी मार्केट, और एक होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट, डॉक्टर सर चलिए, तो देखिए प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट दो हमारा मार्केट है। प्राइमरी मार्केट क्या होता है? ये क्या होता है? ये ऐसा मार्केट है इसको बोलते हैं न्यू इशू मार्केट। और इसको कहा जाता है आफ्टर मार्केट। प्राइमरी मार्केट कैसा होता है आपका? न्यू इशू मार्केट। ऐसा मार्केट जहां पर कोई भी चीज पहली बार बाजार में उतारी गई, फर्स्ट टाइम, पहली बार फर्स्ट टाइम उनको बाजार में उतारा गया है। मतलब नए शेयर, नए सिक्योरिटी। शेयर जानते हैं सब लोग? कौन से शेयर जानते हैं? कंपनी अपनी हिस्सेदारी बेचती है, वो शेयर नहीं जो आप लोग करते हैं, अर्ज करते हैं, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ बात कर रहे हैं कंपनी उसको अपनी हिस्सेदारी बेचती है, एक हिस्सेदारी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? शेयर। कहते हैं ना कि भाई यहाँ पे इतने लोगों का शेयर है, इतना लोगों की हिस्सेदारी इसके अंतर्गत है। तो वही चीज आपकी आती है प्राइमरी मार्केट, इसको बोलते हैं न्यू इश्यू मार्केट। एक ऐसा बाजार जहां पर सिक्योरिटीज को पहली बार मार्केट में उतारा गया है, फर्स्ट टाइम जहां पर सिक्योरिटीज को उतारा गया है, उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? प्राइमरी मार्केट के नाम से बोलेंगे।
जैसे आपने सुना होगा आईपीओ, शब्द सुने हैं आईपीओ, कॉमर्स के विद्यार्थियों कहाँ छुपे बैठे हैं? एग्जैक्टली। अच्छा कॉमर्स वाले है कितने, मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पे, गायब हो गए थे बीच में। 12th में थी और ये बीकॉम में कुछ नहीं पढ़ा? अच्छा बीए कर रहे हो? नहीं, जो 3-4 लोग ही रह गए बस कॉमर्स वाले अब। चलिए कोई बात, धीरे धीरे चीजें आएगी समझ में आप लोगों को, ठीक है। चलिए प्राइमरी मार्केट क्या होता है? एक ऐसा मार्केट जहां पर सिक्योरिटीज को पहली बार मार्केट होता है, फर्स्ट टाइम, ठीक है। कोई सिक्योरिटी बाजार में पहली बार आपके आ रही है उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी मार्केट, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट जिसको बोलते हैं आफ्टर मार्केट, इसका मतलब होता है जैसे आप सुनो सेकंड हैंड चीज, जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ शेयर है, मैंने वो शेयर इनको बेच दिया, तो इनके पास क्या पहुंचे? सेकेंडरी मार्केट। पहले वो मेरे पास है, मैंने उसको एक तरीके से फायदे में जो भी है मैंने इनको बेच दी, तो क्या हो गया? सेकेंडरी मार्केट। बात समझ में आ रहा है? प्राइमरी मार्केट नए शेयर, ऐसे शेयर जहां पर पहली बार फर्स्ट टाइम जहां पे उतारे गए उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट है जहां पर शेयर्स के बारे में अगर हम यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं जहां पर पहले तुम्हारे शेयर थे और किसी और को शेयर यहाँ पर बेचे गए हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी मार्केट के नाम से उसको कहा आपका जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये हो गया प्राइमरी मार्केट, ये क्या हो गया? सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। अभी इसके बारे में लिखवा दूंगा आपको कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है। एक ऐसा बाजार जो न्यूज एक तरीके से नए शेयर्स को मार्केट उतारा जाता है। कौन सा मार्केट है? और वो बाजार, वो मार्केट जहां पर पहले से ही खरीदे गए उनको किसी और को बेच देना, रीसेल कर देना, दैट इज रीसेल वैल्यू, उसे क्या बोलेंगे? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? चलिए आगे चलें, ठीक है। शेयर, शेयर के बारे में जब हम बात करते हैं शेयर के बारे में, तो यहां पर शेयर आपके दो प्रकार के आपके होते हैं। क्या बात? इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। क्या हो गया? समझ नहीं आ रहा? आप हाँ जी सक्सेना जी आ रहा है? अच्छा ऐसे घुरा के देख रहे हो मेरे से। एक है आपका इक्विटी शेयर और एक है आपका प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर क्या होता है? देखिए इक्विटी शेयर्स के बारे में ये कहा आपका जाता है इक्वल, बराबर, जिसके पास जितने शेयर उसके पास उतनी उसके पास कंपनी में मालिकाना हक। मेरी बात समझ में आ रही है? उतनी ही उसका कंपनी में मालिकाना हक, मतलब इसको बोलेंगे फ्रैक्शनल ओनरशिप। आपके पास जितना उसके शेयर हैं उतने ही आपके पास उसका मालिकाना हक आपको होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? आपका इक्विटी शेयर के नाम से कहा आपका जाए। बात समझ में आ रही है? शोभना नहीं आया? ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा कि मान के चलिए कि आपके पास 100 रुपए, उस 100 रुपए में से किसी ने 20 डाले, किसी 30 डाले, किसी 10 डाले, 5 डाले, तो जितना आप डालोगे उतना आपका हिस्सा होगा। सिंपल सी बात है। आगे समझ में? इक्विटी मतलब जितना आपने पैसा डाला उतना आपका हिस्सा, सिंपल सी बात है। और ये जो होते हैं ऑर्डिनरी शेयर, इनको हम साधारण शेयर के नाम से इनको यहां पर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा इन लोगों के पास क्या होता है? वोटिंग करने का अधिकार होता है। वोटिंग अधिकार क्या होता है? बिल्कुल ये है कि अगर उनके पास कोई भी ऐसा कुछ मसला आता है तो कंपनी द्वारा कहीं हमें इन्वेस्टमेंट करना है
तो आप जितने भी शेयर होल्डर है उनसे वोट लिया जाएगा कि कौन किसके पक्ष में या विपक्ष में, ठीक है। उस आधार पर ये क्या होता है, वोटिंग का एक सिस्टम बनता है। जैसे एक बहुत पहले मूवी आई थी अभिषेक बच्चन की गुरु, सुना आप लोगों ने? एक मूवी आई थी अभिषेक बच्चन की गुरु। उसमें क्या था कि वो अपने शेयर होल्डर्स की मीटिंग कराता। आजकल क्या, आजकल तो एडवांस टेक्नोलॉजी है, आप गूगल मीट के जरिए, जूम के जरिए आप मीटिंग कनेक्ट करा लेते हैं। पहले क्या था कि ये सब व्यवस्था नहीं थी, तो आपको पहले बुलाना पड़ता था सबको। उसको एजीएम मीटिंग बोलते हैं। जैसे जियो में होता है ना एजीएम मीटिंग, एक मीटिंग होती है जियो के अंदर, वैसे ही जितने शेयर होल्डर्स होते हैं उनको बुलाया जाता है। उस आधार पर क्या होता है, सबको बुलाया जाता है। फिर वहां पर क्या होता है, पूरा एक तरीके से आपका डिसीजन होता है कि इसके पक्ष में है या इसके विपक्ष में है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कंपनी चाहती है कि एक प्लांट और लगाया जाए, तो भैया उन्होंने कहा ठीक है लगाएंगे। तो क्या आप इच्छुक हैं? तो ठीक है। तो बोले इस बार को हम आपको ये नहीं देंगे, इसको हिस्सेदारी हम आपको बाद में देंगे, ठीक है। तो वो सारे फैसले जो होते हैं वो कंपनी की मीटिंग्स में किए जाते हैं। एक होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, वो अलग होता है। बोर्ड डायरेक्टर्स का फैसला अलग होता है और आमतौर पर शेयर होल्डर्स होते हैं उनके फैसले अलग होते हैं। इनमें अलग अलग चीज़ें, बोर्ड डायरेक्टर्स फैसला करने की हमें क्या क्या नए नए प्रोजेक्ट्स लाना चाहिए, और जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके सामने प्रस्ताव रखा जाता है कि हम ये करने जा रहे हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो इसलिए उनसे वोट लिया जाता है, वोटिंग राइट होता है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को? यस और नो? क्लियर है? ठीक है। अगला आपका आता प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस, अच्छा इसमें एक चीज आ गया, कंपनी का फायदा तो आपका फायदा, कंपनी नुकसान तो आपका नुकसान, मतलब इक्वल बराबर होना। फिर भाई आपको लग रहा है कि कंपनी फायदा तो आपका फायदा होगा, कंपनी घाटे में है तो आपका घाटा होगा। इसलिए कहा गया इक्विटी शेयर। और ज्यादातर कंपनी इक्विटी शेयर ही बाजार में देती है, ज्यादातर कंपनी बाजार में इक्विटी शेयर के नाम से ही इश्यू यहाँ पर किया जाता है। क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? अगला है प्रेफरेंस। प्रेफरेंस का मतलब होता है सबसे पहले। एक शब्द यहाँ पर आता है जिसको हम बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड जानते हैं? क्या होता है डिविडेंड? प्रॉफिट का जो मार्जिन बांटा जाता है वो डिविडेंड होता है। हिंदी में कहूँ तो लाभांश। डिविडेंड क्या होता है? लाभांश, प्रॉफिट का हिस्सा। वो हिस्सा जो प्रॉफिट का हिस्सा है उसे हम क्या बोलेंगे? डिविडेंड। यहाँ पे डिविडेंड फिक्स नहीं है, यहाँ डिविडेंड फिक्स है, आपको डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कंपनी लॉस में हो वो बियर आपको करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब ये है कि यहाँ पर सबसे पहले किसी ग्रुप को हम देंगे शेयर, सबको नहीं देंगे, आम जनता को बिल्कुल भी नहीं देंगे, किसी ग्रुप को देंगे, एक ऐसा ग्रुप जो कंपनी का विश्वास बनी है, मतलब भाई भरोसा है ये कहीं जाएगा नहीं। दूसरी बात ये है कि इसमें जो डिविडेंड जो होता है वो क्या रहता है? फिक्स रहता है। तो लिखिएगा एज पर सेक्शन 81, इसी के अंदर लिखिएगा एक शब्द है एज पर सेक्शन 81 ऑफ कंपनीज एक्ट, अभी मैं हिंदी में सेक्शन 81 कंपनीज अधिनियम 1956 सेक्शन 81 और कंपनीज एक्ट, इसमें लिखा हुआ है कि जो भी जिनके पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनको हमें डिविडेंड फिक्स देना ही है। एज पर सेक्शन 81 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956/2013, ठीक है। आपको याद है कंपनीज एक्ट में बदलाव किया गया है और कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा है, पहले 56 था, उसको बदलाव करके संशोधित करके 2013 को लागू लाया गया, ठीक है। तो ये चीजें हैं जिसके बारे में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कंपनीज एक्ट के बारे में, ठीक है। डिविडेंड यहाँ पे क्या होगा? लाभांश क्या होगा? फिक्स होगा। लाभांश यहाँ पे क्या होगा? फिक्स होगा। ध्यान रखिएगा, कंपनी घाटे में हो फायदे में हो उससे कोई मतलब यहाँ पर नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे? पक्का? ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? चलिए हिंदी में भेज दूँ, भेज दूँ हिंदी में। सेक्शन 81 कंपनीज अधिनियम
कंपनीज अधिनियम। सर इस वाले में अगर किसी लाभांश होता है जैसे आपने बताया वो सिर्फ लाभ ही तो मिलेगा ना, लाभांश लॉस मुझे लेकिन तो फिर लॉस भी फिर रिजल्ट होगा ही नहीं, लॉस की कंपनी को मतलब देना पड़ेगा कंपनी पहले ही तय कर चुका है, उसमें मतलब ही नहीं है कि घाटे में हो फायदे में हो, भाई कंपनी जानेगी उससे मतलब नहीं है। मेरा जो आपसे तय किया है वो देना पड़ेगा, तो मतलब नहीं है। ठीक है, ठीक है। इशू, इसको इशू ही बोलेंगे हिंदी में, इसको इशू मुद्दा नहीं बोलेंगे, ये मुद्दा वो मुद्दा नहीं है, ठीक है। इसको इशू ही कहा जाता है, हिंदी में इशू बोलते हैं, टाइप्स ऑफ इशू। वो इशू के प्रकार, वो बहुत चीजें हैं। निर्गमन नहीं होते, उनको वोट राइट नहीं होता, ठीक है। देखिएगा टाइप्स ऑफ इशू, निर्गमन तो और कठिन शब्द हो जाएगा सामने के लिए। क्या हुआ? निर्गमन, लिखिए निर्गमन, लिखो लिखो लिखो। क्या हो गया? आईपीओ के बाद क्या? हाँ एफपीओ है। अगर आप आईपीओ, एफपीओ, राइट इशू और बोनस इशू। इनिशियल पब्लिक ऑफर, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, राइट इशू, बोनस इशू, ठीक है। ये फुल फॉर्म में है कि आईपीओ और एफपीओ का, ठीक है। अब देखो आईपीओ और एफपीओ, आईपीओ बोलेंगे शुरुआती, इनिशियल, इसको बोलेंगे इनिशियल मतलब शुरुआती। ठीक है, शुरुआती का मतलब यहां पर यह है कि जब कोई भी कंपनी बाजार से लिस्टेड नहीं है, ध्यान रखिएगा, अ कंपनी विच वर नॉट लिस्टेड, जो कंपनी बाजार से पंजीकृत नहीं है, लिस्टेड नहीं है, वो अगर अपने शेयर्स को बाजार में उतारेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? आईपीओ। जैसे मान लो कोई कंपनी है, वो पहले से कंपनी वो चाहती है कि मुझे बाजार से पैसा लाना है, तो क्या करेगी? वो एक तरीके से अपना आईपीओ लेकर आएगी। ऐसी कंपनी जो बाजार से क्या नहीं है, पंजीकृत नहीं है, लिखिएगा, ऐसी कंपनियां जो बाजार से पंजीकृत नहीं है, जो नॉट लिस्टेड फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, ऐसी कंपनी जो बाजार से पंजीकृत नहीं है, दोज कंपनी विच आर नॉट, विच आर अनलिस्टेड, ऐसी कंपनी जो बाजार से पंजीकृत नहीं है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? आपका आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर।
तो अगर कोई नई कंपनी बाजार से पंजीकृत होना चाहती है तो ऐसे नहीं सीधे हो जाएगी। पहले क्या उतारेगी अपना आईपीओ, पहले वो अपना आईपीओ को लॉन्च करेगी। तो आईपीओ को लॉन्च करेगी, उसके बाद लोग खरीदारी करेंगे, उसके बाद उसकी पर शेयर की वैल्यू निकाली जाएगी। ठीक है, ऐसे नहीं कि कंपनी आए कि भैया मुझे अपने शेयर बेचने हैं। तो सबसे पहले अगर कोई कंपनी लिस्टेड होना चाहती है तो क्या उतारेगी? सबसे पहले आईपीओ क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। शुरुआती तौर पर जनता के लिए एक तरीके से कहना कि भाई आप इसमें पैसा लगाइए। तो कोई भी कंपनी है अगर वो पहली बार, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, वो सबसे पहले अपना आईपीओ को यहाँ पर क्या करेगी? लॉन्च करेगी। ठीक है, अगला क्या है? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। फॉलो ऑन का मतलब होता है, इसको मतलब फर्दर इशू, मतलब कंपनी पंजीकृत तो है, लिस्टेड तो है, लेकिन लिस्टेड होने के बाद क्या चाहती है? वो चाहती है कि मैं अपने कुछ शेयर हिस्सा और बाजार में बेचूं। लेकिन दोनों चीजों में नए शेयर्स को ही बेचा जा रहा है, कोई अंतर नहीं है। दोनों बाजारों में नए शेयर्स आ रहे हैं, लेकिन अंतर क्या है? एक पंजीकृत है और एक गैर पंजीकृत, एक लिस्टेड है दूसरी अनलिस्टेड। तो लिस्टेड कंपनी अगर नए शेयर्स को बाजार में उतारेगी उसको हम क्या बोलेंगे? एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के नाम से उसको यहाँ पर आपका कहा जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो? क्लियर है? तो सिंपल सी बात है, एफपीओ का मतलब ये होता है कि वो कंपनी जो पहले से ही बाजार में क्या है? पंजीकृत है या लिस्टेड है। कंपनी इज ऑलरेडी लिस्टेड फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। कहां से है? स्टॉक मार्केट से। और वो नए शेयर्स को बाजार में बेचना चाहे, नए शेयर, नए इक्विटीज को बाजार में बेचना चाहे, उसे हम क्या बोलेंगे? एफपीओ। तो क्लियर हुआ आप लोगों को आईपीओ एफपीओ के बारे में डिफरेंस? सभी को हुआ? आगे वालों को पक्का? इधर अब आया? चलिए, क्लियर हुआ यहाँ पे सभी लोगों को? ठीक है, अगला आता है राइट इश्यू। राइट इश्यू का मतलब होता है कि यहाँ पे कंपनी शेयर उन्हीं को बेचेगी जिसके पास पहले से कंपनी के शेयर हैं। कंपनी शेयर्स उन्हीं को ही बेचेगी जिनके पास कंपनी के पहले से क्या हैं? शेयर हैं। एग्जिस्टिंग लिख लीजिएगा, यहाँ पर कंपनी उन्हीं को शेयर बेचेगी जो कंपनी के पहले से ही शेयर धारक हैं। Companies are issued to those shareholders which are existing, जिनके पास कंपनी के पहले से क्या है? शेयर हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? राइट इशू। इसको डिफरेंट आपको समस्या आईपीओ एफपीओ राइट इशू में पक्का? बोलो। ठीक है, अगला है बोनस। आपने बोनस सुना होगा, बोनस ऑफर, बोनस ये बोनस, वो बोनस। क्या होता है बोनस? सुना तो बहुत कुछ होगा। आपको तमाम ऐप आपको बोनस ऑफर देते रहते हैं, ये ले लो, ये ले लो, ये खरीद लो। क्या होता है बोनस? ये एक सुना हो दिवाली बोनस, बड़ा खुश। हाँ जी, क्या होता है ये बोनस? बोनस यहाँ के हिसाब से होता है कि यहाँ पर आपको कंपनी शेयर देगी, लेकिन वो शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट में। समझे? आपको शेयर तो मिलेंगे, लेकिन कैसे होंगे? फ्री ऑफ कॉस्ट में। आपको कंपनियों को उसके बदले पैसा नहीं देना है। कुछ कंपनी करती हैं ऐसे, ध्यान रखिएगा। कुछ कंपनी क्या करती है कि भाई हमने आपको कुछ शेयर दे दिए हैं, अब आपको कुछ शेयर जो होंगे हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में देने जा रहे हैं। मतलब इसके लिए आपको कंपनी को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। जैसे कंपनी अनाउंस कर दे कि भाई हमने ये इश्यू निकाले, हमारे ज्यादा शेयर बिके, अब हम जितने भी हमारे शेयर धारक हैं उनको हम 10% शेयर हम ज्यादा दे रहे हैं। सपोज को 10% मांग चली कि अगर इनके पास 100 शेयर हैं तो अब इनके पास कितने शेयर होगा? टोटल 110 होगा। समझ में आया? क्लियर है? लेकिन ध्यान रखिएगा, उन जो 10 शेयर होंगे उनका लाभांश नहीं मिलेगा आपको। लाभांश मतलब उनका डिविडेंड आपको नहीं मिलेगा, मतलब आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि अगर ये शेयर इसको बेचती हैं उसका पैसा इनको मिलेगा,
या कंपनी से लेती है कि भाई मुझे अपने शेयर मुझे वापस करो, बाय बैक बोलते हैं। कंपनी आपसे शेयर ले सकती है जब चाहे तब, इस कंपनी का अधिकार है, कंपनी आपसे शेयर ले सकती है, ठीक है। नियम कायदे अपनी जगह, लेकिन हाँ एक बाय बैक ऑप्शन होता है, जब चाहे कंपनी आपसे शेयर को वापस मांग सकती है, ठीक है। तो जैसे मैं आपसे कहा कि यहाँ पर बोनस इशू में क्या होता है कि यहाँ पर बोनस मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट में, वो शेयर जो आपको कंपनी फ्री में दे रही है, मतलब जिसके लिए आपको कंपनी को पैसा नहीं पे करना पड़ रहा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, आपका एक तरीके से बोनस इशू के नाम से उसको यहाँ पर आपका कहा जाएगा। इज इट क्लियर? क्लियर यहाँ पे तो लिख लीजिएगा। कंपनी द्वारा बाजार में शेयर धारकों को मुफ्त में, शेयर धारकों को मुफ्त में शेयर को जारी करना, शेयर को जारी करना, ठीक है, लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा इन शेयरों के माध्यम से कंपनी शेयरधारक को लाभांश, अभी कहूँ इंग्लिश में, लाभांश नहीं देती है, लाभांश नहीं देती है, डिविडेंड नहीं मिलता है इनको, क्या वो है? लिखो, the companies are issued to the exiting shareholder in a free of cost, these shares are do not participated in dividend, these shares are do not participated in dividend। क्या हो गया पीछे? नहीं वो कंपनी ले सकती है, उसको अधिकार है। कुछ उसको ऐसा लगता है कि कुछ मार्केट में सही चीज नहीं हो पाते, जो एक्चुअल प्राइस है उसका आपको अमाउंट देंगे, आपको वो देंगे आपको, ऐसा नहीं कि ये पैसे नहीं, पैसा नहीं पूरा, मतलब उसका अधिकार, उसकी चीजें वो ले सकती है, आप उसके हिस्से में बैठो ना, वो जब नहीं आपको उसको पेमेंट मिलेगा। शांत हाँ सर उसके मतलब जब वो लेते होंगे शेयर्स और वो किसी को मतलब उसमें पार्टिसिपेंट बना लिया कंपनी का, तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता होगा ना कि इतने टाइम के लिए तुम इसमें रह सकते हो, या फिर कभी भी ऐसे बाहर। देखिए शेयर बाजार जो होता है ये बड़ा बाजार है, ये 30 साल 40 साल चलने वाला बाजार है, ऐसा नहीं है जो कंपनी में पंजीकृत हुई है तो अभी कल खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आप अपने शेयर को बेच सकते हैं, शेयर के सही आप सेल कर सकते हो, ये कंपनी आपको अधिकार देती है इसको। इसके लिए आपका अकाउंट बनता है डीमेट अकाउंट, डीमेट जानते हैं? डीमेट अकाउंट बनता है बैंकों के माध्यम से, उसको ट्रेड अकाउंट भी बोलते हैं, जहां पर शेयर की खरीदारी और शेयर को बेचना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आजकल चलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डीमेट अकाउंट बोलते हैं। लेकिन बनेगा तभी जब आपका पैन कार्ड होगा, ठीक है, पैन कार्ड ये उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा है जिनको शेयर बाजार में ज्यादा इच्छुक है, जिनको शेयर बाजार की चीजें मालूम है कि कहाँ पर पैसा लगाना, कहाँ पैसा नहीं लगाना है, किस कंपनी लगाना है नहीं लगाना है। एक बोलते हैं इनसाइड स्टोरीज। अगर आपने एक मूवी आई है, अगर आपने सुना होगा स्कैम 92, एक वेब सीरीज है हर्षद मेहता की, देखिए आप लोगों ने? कोई बात नहीं देखिए नहीं तो एक मूवी आई थी, उस मूवी के माध्यम से पूरे शेयर बाजार में बाजार कैसे चलता है, कैसे उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, एक बहुत गर्व होती है इनसाइड स्टोरी। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी बड़ा काम करना जा रही है, तो मार्केट में बता दो कि भाई ये कंपनी जो है ये बड़ा काम करना जा रही है, आप इसके शेयर खरीद लो।
तो ये मार्केट होती है इंस्टेंट स्टोरी बोलते हैं उसको। लोग पहले तो शेयर खरीद लेते हैं, जब दाम बढ़ेंगे फट से बढ़ जाएंगे, तुमको फायदा हो जाएगा। भाई आपने कोई चीज 20 की ली और वो चीज पहुंच गई 100 में पहुंच गई, तो आपको फायदा तो हुआ आपका, एक तरीके से इन्वेस्टमेंट बढ़ा। तो यही पूरा आपका बाजार का पूरा कॉन्सेप्ट आपका होता है। बाजार में ये भी होता है कि कोई नेगेटिव अगर होता है तो नीचे भी आते हैं, ऐसा मत सोचिएगा। जब नीरव मोदी का केस हुआ था, आपने सुना होगा, तो पीएनबी के शेयर धराम हो गए थे, पूरा बाजार कोलैप्स कर गया था। ये भी होता है, ऐसा नहीं होता है कि हमेशा ऊपर होता है नीचे भी आता है। किसी की नेगेटिव कोई भी चीज अगर आपका होगा उसके प्राइस को नीचे भी कर देगा। तो इसलिए मार्केट में बहुत सोच समझ कर लगाना पड़ता है, किसको लगाना है, कहाँ लगाना है, किस कंपनी में लगाना है, उस कंपनी के बारे में पहले समझो, वो कंपनी है क्या, उसके बैकग्राउंड पहले समझो कि कंपनी कैसे काम कर रही है, कैसे काम कर रहेगी, उस आधार पे आपको पैसा लगाना पड़ेगा। कितने लोग करते हैं ट्रेडिंग, यहाँ पे करते हैं कोई? क्या हो गया? मैं नहीं करता हूँ, मेरे को इसमें रिस्क मैंने अभी से किया नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन हाँ चीजें थोड़ा सा पता रहता है, बताएंगे बाद में, सब बताएंगे, ठीक है। इसका एक रेशियो होता है, प्रॉफिट अर्निंग का रेशियो होता है, उस आधार पर निकाला जाता है कि जिसका जितना कम रेशियो होगा उतना ज्यादा उसमें आप लगा सकते हो, बाद में, ठीक है। चलिए क्लियर हो गए यहाँ पे, ये सारे इशू क्लियर हो गए यहाँ पे। कोई डाउट किसी को यहाँ पे, कोई पूछना किसी को यहाँ पे 4 इश्यूज के बारे में, यस और नो? चलिए, अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, किसी प्राइवेट कंपनी काम करते हैं, तो प्राइवेट कंपनी भी अपने एम्प्लॉयज को शेयर देती है, उसको हम बोलते हैं स्वेट शेयर। स्वेट मतलब पसीना, ठीक है, स्वेट शेयर पसीना, या ईसॉप। एक शॉर्ट होता है SWOT, SWOT से वो क्या होता है? वो अलग है, स्ट्रेंथ वीकनेस वो अलग है, वो अलग, वो मैनेजमेंट का है, इसमें नहीं है। वो बिजनेस का मैनेजमेंट का यहाँ से जोड़ो उसको। सर उसका यहाँ कोई वो नहीं रहा, मतलब कोई भी रोल नहीं होता है। उसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है, कैपिटल मार्केट है, तो रोल क्या इसमें, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने क्या, एक होता है जो कंपनी के होते हैं, मुलाजिम होते हैं, पुराने हिसाब पुराने जाते हैं, उनको कंपनी क्या कहती है, शेयर देती है, हिस्सा देती है। भली कंपनी लिस्टेड होती है तो स्वेट शेयर होगा, कंपनी लिस्टेड नहीं है तो आपको ईसॉप मिलता है। अगर आपके कोई भाई बहन किसी MNC में काम करते हैं, कॉर्पोरेट कंपनी से काम करते हैं, तो वो आपको बताएंगे कि आपको ईसॉप शेयर मिलते हैं। ईसॉप शेयर्स होते हैं, आपको 2% 3% आपको कंपनी शेयर देती है, उसमें कंपनी की हिस्सेदारी होती है। जरूरी नहीं होती है कि कंपनी बाजार में लिस्टेड हो, अगर आप कंपनी लिस्टेड नहीं है तो कंपनी वैल्यू तब भी तो है बाजार में। भाई अगर कंपनी लिस्टेड नहीं है, ठीक है नहीं है, लेकिन तब भी कंपनी की क्या मार्केट में वैल्यू तो है, उसके पास कितना उसके पास एक तरीके से कैपिटल है, पूंजी है, उस आधार पर कंपनी क्या करती है, अपने परसेंटेज को बाजार में बेचती है या अपने एम्प्लॉयज को यहाँ पे शेयर देती है। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है आपका, उनको क्या बोलते हैं, स्वेट शेयर या उनको ईसॉप, ठीक है। तो लिख लीजिएगा क्या, रजिस्टर्ड, हाँ रजिस्टर्ड, जो वहां से लिस्टेड आपका, देखिएगा स्वेट शेयर, द कंपनीज provide the share to their employees, the companies provide its share to its employees, provide share to its employee, it known as sweat share। वो शेयर जो कंपनी के कर्मचारियों को उपलब्ध कराए जाते हैं, जो शेयर बाजार से पंजीकृत हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, स्वेट समझ गए ना, पसीना, आपका मेहनताना, जैसे होता है इंसेंटिव, आपने सुना होगा इंसेंटिव, जानते हैं इंसेंटिव, लोग इंसेंटिव करते हैं, इंक्रीमेंट होता है, तो
कुछ कंपनी क्या करती हैं, पैसे ना देने चक्कर में शेयर दे देती है, ये भी होता है। कुछ कंपनी क्या करती है कि आपको पैसे ना दें, उसके बदले आपको शेयर दे दी कि भाई हम आपको शेयर दे रहे हैं। ये कंपनी करती रहती है, आपको इतना परसेंट, 2%, 3% आपको हमने हिस्सा दे दिया। इस तरीके से कंपनी काम करती है, ये सिस्टम चलता है हमारा। ठीक है, लिखिए ईसॉप। ईसॉप फुल लिखिए, फुल फॉर्म एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान। एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान। ठीक है, सेम चीजें हैं, लेकिन कंपनी कौन सी है, जो अनलिस्टेड है, जो गैर पंजीकृत कहां से, शेयर बाजार से। ठीक है, तो आज हमने जो पढ़ा उसको रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, हमने कॉमर्शियल पेपर पढ़ा। कॉमर्शियल पेपर के बारे में क्या क्या पढ़ा हमने, कि इश्यू किए जाते हैं, जीवन कितनी पूंजी होनी चाहिए, कम से कम 4। ठीक है, चलिए, और इनको कौन जारी करता है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इनको जारी करती हैं। ठीक है, क्लियर है। कितनी वैल्यू होती है उनकी, वैल्यू अमाउंट 5 लाख जैसे गुणा 5 लाख 10 लाख ऐसे। ठीक है, वैल्यू कितनी होती है इसकी, 7 दिन से। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन जारी करता है इसको, बैंक और हमारी वित्तीय संस्थाएं जारी करती हैं। ठीक है, इसके अलावा कौन खरीद सकता है इसको, इंडिविजुअल या फिर बिजनेस कॉर्पोरेट हाउस। कितना इसका अमाउंट होता है, 1 लाख या इसके मल्टीपल। ठीक है, आगे ठीक है, 1 लाख इस मल्टीपल सीजी आपका है। उसके बाद हमने पढ़ा कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट 2 सेगमेंट होते हैं, प्राइमरी मार्केट इसको बोलते हैं न्यू इश्यू मार्केट, जहां पर कोई चीज पहली बार बाजार में उतारी है। सेकेंड मार्केट क्या होता है, आफ्टर, जिसको मैं रीसेल किया, मतलब उसको दोबारा किसी और को बेच दिया, क्या बोले, सेकेंड हैंड। समझ गए आप लोग। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, शेयर। शेयर 2 प्रकार के होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। प्रेफरेंस शेयर वाले को डिविडेंड फिक्स रहता है, वोट राइट उनके पास नहीं होता है। लेकिन इक्विटी वाले के पास वोट राइट भी होता है, लेकिन फ्रैक्शन, एक मालिकाना हक होता है, फ्रैक्शनल ओनरशिप उनको मिलती है। ठीक है, उसके अलावा हमने क्या पढ़ा, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इश्यू, आईपीओ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बीएससी एनएससी सेबी लिख लीजिएगा, बीएससी एनएससी सेबी डेरिवेटिव मार्केट, बीएससी एनएससी सेबी बीएससी एनएससी सेबी। ठीक है, और डेरिवेटिव मार्केट, इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है, मार्केट के बारे में। उसके बाद फिर हम लेके चलेंगे आपको अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट के बारे में। ठीक है, चलिए आज के लिए यहाँ समाप्त करते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।